ऐसा मत करो ना। अभी जो तस्वीरें आपने देखी, उन तस्वीरों को देखकर दुख और शर्मिंदगी दोनों ही यहाँ पर होते हैं। अफसोस होता है। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। कोई एक या दो देश नहीं, करीब 200 देश इस महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस लड़ाई को जीतने में उन लोगों की भूमिका काफी अहम हो जाती है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी और हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी समाज के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। लेकिन अगर इन रक्षकों के साथ लोग हिंसा पर उतर जाएं, तो उसे आप क्या कहेंगे? इस देश, दुनिया और हम और आप ऐसी परिस्थितियों का जो है सामना कर रहे हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक वायरस जिससे पहली महामारी ने हमारे सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। डर से उपजी कुंठा ने इंसान को हैवान बनाना शुरू कर दिया है। नजरिया ऐसा होता जा रहा है कि कुछ लोग ना तो अपना भला बुरा समझ पा रहे हैं, ना ही उन्हें दूसरों की कोई परवाह है। इस बात की वानगी वो घटनाएं हैं जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की टीम के साथ मारपीट की गई, पत्थर बरसाए गए। हमले की ऐसी दो घटनाएं तो अकेले बिहार से ही सामने आई। औरंगाबाद में कोरोना संदिग्ध की सूचना पर इकोनी गांव पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें ग्रामीणों ने एसडीपीओ राजकुमार तिवारी और उनके साथ मौजूद पुलिस के जवानों के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी पुलिस बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को खदेड़ा। दूसरी घटना बिहार के मोतिहारी में सामने आई, जहां लोगों को जागरूक करने पहुंचे अफसर ग्रामीणों के हमले का शिकार हो गए। हमले में बीडीओ और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीसरी घटना यूपी के मुरादाबाद में सामने आई, जहां कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले युवक के भाई को क्वारंटीन करने पहुंची टीम पर ही लोगों ने पत्थर फेंके और फायरिंग की। हालांकि इन सभी घटनाओं पर पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। मुरादाबाद की घटना पर पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करने की भी सरकार ने बात कही है। एनएसए के तहत यहां पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? कब तक इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी? जो कोरोना वॉरियर्स हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं, अपनी जान को हथेली पर रख करके मैदान में उतरे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों, दुर्व्यवहार क्यों? क्या वो इसके हकदार हैं? उनका अपमान इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्यों लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर एक सभ्य समाज होते हुए भी असभ्यता का परिचय लोग यहाँ पर देने लग गए हैं? क्या मानसिकता इतनी ज्यादा लोगों की बदल गई है? इसके पीछे के कारण क्या है? इन सभी पर जानने की हम कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि लिस्ट यहाँ पर लगातार लंबी होती जा रही है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं। कभी यहाँ पर पंजाब में जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर ही कुछ लोग हमलावर हो जाते हैं, उसमें एक एएसआई का हाथ कट जाता है उस हमले के अंदर। तो कभी इंदौर के अंदर, भोपाल के इंदौर में जो है भीड़ हमलावर हो जाती है स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर। तो ये घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी एक इसी तरह की घटना सामने आई, जहां पर डॉक्टर के ऊपर अस्पताल के अंदर ही हमला कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये घटनाएं क्यों? जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर कोरोना योद्धा हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, अपनी भी वो चिंता नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह का इनाम जो है उनको क्यों दिया जा रहा है? सम्मान की जगह अपमान उनको क्यों मिल रहा है? तो सवाल यहाँ पर कई उठते हैं, क्योंकि घटनाएं गंभीर होती जा रही हैं और कुछ लोग जो हैं इसे कुछ अलग ही रंग देने का जो है प्रयास भी कर रहे हैं। हमारा जो सांप्रदायिक माहौल है, सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द, वो भी यहाँ पर इससे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो सब ना हो, उससे यहाँ पर जो समाज का नजरिया बदलता जा रहा है वो ना बदले। वो कुछ लोग जो ये गलत काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं तक जो है केंद्रित रहें चीजें। इन सभी को क्लियर करने के लिए आज कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। राजेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कठपालिया
मनोज चिकित्सक हैं आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद बयानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मेरे सहयोगी आकाश शर्मा का रुख करूंगी और जानने की कोशिश करेंगी कि ये जो घटना यहाँ पर हुई उसके बाद क्या एक्शन जो है लिया गया है। मुरादाबाद में आकाश, जो घटना हुई थी, हिंसक घटना स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस की टीम पर, उसके बाद क्या एक्शन आरोपियों के खिलाफ लिया गया है और कार्रवाई क्या की गई? पहले सबसे पहले तो मैं आपको जो है पूरी घटनाक्रम समझा देता हूँ, क्योंकि ये पहले समझना बहुत जरूरी है। कल का ये पूरा वाकया है जब मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो पुलिस की टीम के साथ में जो है उन लोगों को चिन्हित करने के लिए थी जो क्वारंटाइन में भेजना था। हम बात करें सरताज जिनकी 2 दिन पहले मौत हो गई थी कोरोना की वजह से, उनके परिवार वालों को जो है चिन्हित करके क्वारंटाइन करने की ये टीम थी वो वहाँ पे गई थी नागफनी थाना क्षेत्र में, जहाँ पर उनके ऊपर जो है जो वहाँ के निवासी थे, जब वो पुलिस उनको लेकर के निकल रही थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको लेकर जी। निकल रही थी, सब लोगों ने जो उपरिक्त उनकी वो पत्थरबाजी करी, जिसमें जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अग्रवाल, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी भी हालत तो जो है वो अभी इतनी बेहतर नहीं है, और इसके अलावा काफी पुलिसकर्मी भी जो है वो उसमें घायल हुए हैं। आपने चित्रों में भी देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है वो अपनी अपनी घरों की छतों पे से और पुलिस के ऊपर जिस तरह से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, मीडिया को देखा उन्होंने, तो मीडिया के ऊपर ही पत्थरबाजी कर दी। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि कल से अभी तक का पूरा समय हो चुका है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है कायनात, और लगातार इसमें जो धरपकड़ जारी है। और इसके अलावा दोपहर अभी हमारी मुरादाबाद से बात हो रही थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी इस तरह से हरकत करी है उनमें से किसी को भी नहीं रखा है, सभी को गिरफ्तार करके उनके आकाश, खिलाफ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जहां महिलाएं भी छत पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या वो उसी परिवार के या उस व्यक्ति के घर के सदस्य थे जिसकी कोरोना के चलते मौत हुई थी और उसी घर के व्यक्ति को लेने के लिए टीम पहुंची थी? जी, कहना देखिए, जो लोग पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, जो महिलाएं हैं, चाहे हैं, वो सभी लोग जो है वो जो सरताज जिनके बारे में बताया जा रहा है, जिनकी मौत हो गई है कोरोना की वजह से मुरादाबाद में, और उन्हीं के जो परिवार के लोगों को लेकर जाते उनके आसपास में रहने वाले लोग थे, जो उस क्षेत्र के लोग थे, ये वो लोग थे, और उन्होंने जो है प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर हमला वहाँ पर करा, जिसमें जो है डॉक्टर सहित कई और भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ा, और पुलिस के भी काफी लोग उसमें जख्मी हुए हैं। और जो है ये अपना अपना कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात है कायनात, क्योंकि जो कोरोना वायरस कहा जा रहा है कि लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाले पड़े हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरह से हमला करना एक निंदनीय है, और सभी जो है हर तरफ से इनकी निंदा ही करी जा रही है। बिल्कुल, ये घटना जो है बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है, निंदा इसकी किए जाना यहाँ पर जायज़ भी है। आकाश, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो इस घटना को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो मानते हैं कि किसी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी रंग देने की कोशिश जो है कुछ लोगों की तरफ से इसे की जा रही है, कुछ इसे सांप्रदायिक रंग जो है वो भी दे रहे हैं, कुछ एक समुदाय विशेष को बीच में रख करके इस तरीके से भी देख रहे हैं कि ये समुदाय विशेष जो है वो इसी तरह के काम में लिप्त रहता है और इसी तरह का काम इसका करना रह गया है। जी, देखिए, कहना तो हमने, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम कल से ही देख रहे हैं, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कल एक अपना फैसला दे दिया था कि हम जो है घर घर जाकर के इस तरह से लोगों को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, पर जो है उनके बाद में उन्होंने अपनी पहल करी कि नहीं, लोगों को बचाना है तो हमें अपनी जान को खतरे में डालना पड़े, हम डालेंगे। हम्म। तो आपने सांप्रदायिक वाली बात कही, कहना था हमने जो है कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, कोरोना वायरस है, इसमें ज्यादातर राजनीति स्तर पे नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही होता है। इसमें ना तो वो कोई जात चाकरी देखेगा, ना वो किसी तरह से ये पूछेगा कि आपका नाम क्या है। जी। स्पेशली ऐसे केस में जब कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसका जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है, क्योंकि पिछले मुकाबले की बात करें तो पिछले काफी हफ्तों से जो है ये देखा जा रहा था कि जो है एक रूटीन के हिसाब से एक नॉर्मल चल रहा था कि थोड़े थोड़े होकर के जो है कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे थे, लेकिन अब लगातार भारी संख्या में बढ़ रहा है। मुरादाबाद में भी एक ही दिन में 17 कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसमें से एक की उसी दिन मौत हो गई थी। हम्म। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोग जो है वो जागरूक नहीं हो रहे हैं।
जब उनकी जान बचाने के लिए जो उनके घरों पर पहुंच रहे हैं, जो उनके लिए इस समय देश में काम कर रहे हैं, दूध बंद करके सामने जा रहे हैं, इसी के ऊपर पथराव करना बहुत बिल्कुल आकाश, यहाँ पर कई जगह से हम ऐसी भी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर लोग फूल बरसा रहे हैं इन कोरोना वॉरियर्स पर। लेकिन अगर कुछ जगहों की यहाँ पर बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर पत्थर की बारिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अंतर आ रहा है, इसको भी कुछ अलग ही यहाँ पर एंगल देने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो ये मानते हैं कि कुछ लोगों की तरफ से भावनाओं में बहकर ये काम जो है वो किया गया, गुस्सा था, आक्रोश था, इस वजह से हो गया, या फिर किसी भी वजह से कुछ दूसरी वजहों को वो यहाँ पर गिनवा रहे हैं, या वो फिर या वो भी किसी धर्म समुदाय से जोड़कर इसे देख रहे हैं? ये कहना देखिए, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि धर्म समुदाय से जोड़ करके इसको देखा जा रहा हो। लेकिन एक बात साफ तौर पर देखी जा रही है कि कुछ लोगों की गलतफहमी या कह लें, या जो लोग इस चीज को गलत समझ रहे हैं कि उनकी जान बचाने के लिए जो आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको नुकसान न पहुंचे, तो ये उनके दिमाग में जो गलतफहमी, फजूल की बात जिसको कहते हैं हम, वो जो है वो इनके दिमाग में किसी ने डाल रखी है, जिसकी वजह से जो कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं या कोरोना के आतंकित लोग हैं, उनको जो देखने के लिए जा रही है टीम, उसके ऊपर एक पत्थरबाजी कर देते हैं। इससे पहले भी और कई जगह की घटना सामने आई थी, चाहे बरेली की बात करें, चाहे गोंडा की बात करें। आज अभी शाम में भी हमारे ब्यूरो अमितेश जी ने जिस तरह से प्रोग्राम चलाया था, कुछ तो शर्म करो, उसमें भी उन्होंने एक चीज दिखाई थी साफ तौर पर। तो ये सब एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपको समझना है तो आपको समझना है, इस चीज को विशेष तरह से समझना है। ये नॉर्मल भी है, विशेष भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी ही जान खतरे में है। मगर लोग ऐसे हैं जिसमें समझने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा जाता है, लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, अपने अपने घरों से बाहर छोटी छोटी जरूरत की चीजों को लेकर के निकल जाते हैं। जबकि सरकार ने पूरी तरह से कहा गया था कि कोई ज्यादा ही जरूरत की चीज आपको लगे तो आप अपने घरों से बाहर निकले, अदरवाइज आप नहीं निकले। पर लोग जो है वो कहीं इस बात को कह सकते हैं कि यार लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात को समझने। बिल्कुल, यहाँ जागरूकता का अभाव ही यहाँ पर कहेंगे आकाश के, अपनी भलाई भी यहाँ पर इस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजेश कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो घटना यहाँ पर हुई है और इसके अलावा भी कई घटनाएं यहाँ पर एक के बाद एक सामने आई हैं, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये कहेंगे कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, गुस्सा ये लोगों का निकला है, या फिर किसी और चीज को ही लेकर के वो गुस्से में हैं और पक्षपात यहाँ पर महसूस किया, इसी वजह से इस भेदभाव महसूस किया, इसी वजह से ये कार्रवाई जो है वो की गई? चाइना के जितने भी इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये बिल्कुल निंदनीय। राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आएंगे दोबारा आपकी तरफ। आनंद बियानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आनंद जी, आप क्या कहेंगे इन घटनाक्रम को लेकर के? जो इस तरह की घटनाएं हैं निंदनीय तो हैं, लेकिन पीछे के कारणों में आप क्या देखते हैं इसके? पहले तो कहा जी, मैं देश में जो भी लोग कोरोना वायरस की लड़ाई में साथ खड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी है, चाहे सफाई कर्मचारी है, या एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सबको जो है, जो इस लड़ाई में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट होकर लगी हुई है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और जब तक इन घटनाओं की बात है, ये घटनाएं, मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, कुछ अज्ञान लोग समझो या अनपढ़ लोग समझो, किसी भी प्रकार की अज्ञानता के कारण इस प्रकार का जो है वो लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति आगे हो जाता है, किसी ने पत्थर उठाया, उसके पीछे पीछे लोग पत्थर उठा के चले जाते हैं। हम इस बात को किसी समुदाय से एकदम जोड़ दें, ठीक है, एक समुदाय ने थोड़ी गलती की, तो पूरे समुदाय को उसके साथ जोड़ना भी ये भी हमारी गलती है, क्योंकि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति को रहने का अधिकार है। एक व्यक्ति की गलती को हम पूरे समुदाय, पूरे धर्म के ऊपर थोप भी नहीं सकते। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं जो भी लोग कर रहे हैं वो निंदनीय है। उसका हम सबको, उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना ना केवल आपके लिए, आज सुरक्षा किसकी है? अगर हम अपने घरों के अंदर बैठे हैं तो पहले तो अपने आप को बचा रहे हैं, फिर अपने परिवार को बचा रहे, फिर समाज और देश की बात है। अगर आप बचोगे तभी समाज बचेगा, तभी देश बचेगा। इस बात को सोचने की, समझने की जरूरत है, और वो हर एक व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को
सोचना चाहिए कि वह अनपढ़ है, कि वो पढ़ा लिखा है या जी। किसी समुदाय से जुड़ा है, किसी धर्म से जुड़ा है। तो मैं तो सभी से एक ही अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन का तो पालन करें। अगर हम संसार में रहेंगे तभी हमारी जाति, जाति, धर्म सभी जिंदा रहेंगे। तो लॉकडाउन का पूर्ण पालन करनी चाहिए। आनंद जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार लोग भी इसके लिए कहीं न कहीं काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं, जिनका काम लोगों को सच दिखाना होता है। इशारा मेरा कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ है, जिन्होंने बीच में जो है हिंदू-मुसलमान का एंगल भी यहाँ पर कोरोना के अंदर ढूँढ लिया था। इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि पिछले दिनों जो तबलीगी जमात के लोगों को लेकर के वाक़या हुआ, लापरवाही हुई, दोष था, किसका था, अभी सारे सभी चीज़ें जाँच का विषय हैं। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई जो है, जिस तरीके से इन चीजों को बड़ा किया गया, क्या अब ये उसका भी आप देख रहे हैं कि असर है कहीं ना कहीं? पहले ये बात कह चुका हूँ, एक व्यक्ति की गलती को किसी समुदाय पे किसी को नहीं थोपना चाहिए, कि वो मीडिया के लोग हैं, कि वो राजनीतिक लोग हैं। किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति की गलती पूरे समुदाय, पूरे धर्म पे थे। मीडिया ने बड़ा बड़ा करके दिखाया, इतना बड़े करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। उस क्या होता है, उन व्यक्तियों के धर्म के बीच में एक हीन भावना पैदा होती है, जो कि हीन भावना हमें नहीं पैदा करनी। इस वक्त इस घटना को, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी समाज संस्थाओं से जुड़ा हो, इस लड़ाई को हम तभी लड़ सकते हैं जब हम एकजुट होकर और अपनी अकल को यूज कर अपने विवेक को, अपने जाति समुदाय को समझाकर इस लड़ाई को आप लड़ सकते हैं। और मैं फिर पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि इस लड़ाई को ये न सोचे कि सरकार की लड़ाई है। ये सरकार हर व्यक्ति की, ये लड़ाई हर व्यक्ति की लड़ाई है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे हम आपस में लड़े। ये एक परमात्मा का, प्रकृति का जो सिस्टम आया है, हो सकता है प्रकृति ने अपना बैलेंस बनाने के लिए कोई ऐसा किया हो। हमें इससे एक नई शिक्षा और भी लेनी चाहिए कि आप ये मान के चले, किसी व्यक्ति ने कभी धन कमाया हो, किसी व्यक्ति ने कितना कुछ आज तक इकट्ठा किया हो, क्या इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से आप संभाल सकते हैं? प्रकृति के इस संदेश को समझे, आप समझे कि आप कम से कम गुजारे में अपना गुजारा कर सकते हैं, और किसी की जेब खाना, किसी के छीनना, किसी का मन दुखा के पैसे कमाना, यह भी गलत है। यह भी प्रकृति ने आपको सिखाया। तो मैं तो सभी से भाई एक ही अनुरोध करता हूँ कि जो लॉकडाउन की पालन है और प्रकृति के इस सिस्टम को समझे कि वो आपको क्या संदेश देना चाहती है, तो अपने आपे में रहे और आपे में रह के किसी समुदाय पे हम उंगली न उठाते हुए अपने आप पे कंट्रोल करें। जी, डॉक्टर कटपालिया जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो भला करने निकले हैं, अगर उन्हीं के साथ इस तरह से सिला दिया जाएगा, उन्हें इस तरह से बुराई करके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि जो आए हैं वो उनकी भलाई के लिए आए हैं, उनकी रक्षा के लिए आए हैं? देखिए, एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स समस्या देश में खड़ी हो गई है। तो इसकी सबसे पहले तो हमें जो है ना, पॉजिटिव डायनेमिक्स को समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ग्रुप का, जो इस टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं। जी, एग्रेशन शो कर रहे हैं लोग, हिंसा शो कर रहे हैं लोग। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है, उसकी तह में हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। पीछे कोई गहरा फ्रस्ट्रेशन है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का। अगर फ्रस्ट्रेशन होता है तो उस फ्रस्ट्रेशन को जब भी कभी ऐसे मौके आते हैं तो वो एग्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो हमें पहले तो इसको ये समझना पड़ेगा वो फ्रस्ट्रेशन क्या है। अगर हम उस फ्रस्ट्रेशन का निदान कर देंगे तो हम इसे रोक पाएंगे। अब समझना ये है कि वो क्या मेथड है जो हम इस फ्रस्ट्रेशन को समझ सकें सबसे पहले, और फिर उम्मीद कर सकें कि इस टाइप की हरकतें नहीं होंगी। सबसे बड़ी चीज है कि वो किसी भी समाज के लोग हों, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, हमें देखना पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, किस टाइप का फ्रस्ट्रेशन है। तो इंसान का कोई भी बिहेवियर जो होता है उसके कुछ मूल कारण होते हैं। उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हैं, उसके पर्सिचुएटिंग फैक्टर क्या हैं, उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या हैं। ये बहुत सारी बातें होती हैं जो मनोवैज्ञानिक बड़े ध्यान से
लोगों को सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद वो मैसेज देते हैं जो हम लोग करते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम एक ग्रुप की बात कहते हैं जी। एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करना मैं यहाँ पे उचित नहीं समझता, क्योंकि यहाँ एक ही ग्रुप का इस टाइप का व्यवहार नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ तमाम हिंदुस्तान में कुछ और लोगों ने भी ऐसी हरकतें की हैं जिसके विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो जो भी है, सबसे बड़ी चीज तो है कि उनके जो प्रीडिस्पोजिशन है, उनका अपना आचार विचार पहले से ही क्या चला आ रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो फिर हम उसको क्या मैसेज देंगे। उनकी अज्ञानता है, जैसे भी मेरे मित्र कह रहे थे कि उनको कम पढ़े लिखे लोग हैं, जानते नहीं है सही क्या और गलत क्या है। ये बिल्कुल सही बात है। उनके रोल मॉडल क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने किस टाइप की शिक्षा प्राप्त की है ये भी हमें समझना पड़ेगा। जब हम ये समझ लेंगे तो उनके रोल मॉडल के थ्रू हमें कुछ पॉजिटिव मैसेज देने पड़ेंगे। जैसे मैं अभी आपके इस पे देख रहा था, सलमान खान साहब को देख रहा था, उनकी फोटो आ रही है यहाँ पे कि उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज दिए हैं, क्योंकि सलमान खान कुछ खुद भी जो है तमाम हिंदुस्तान के लोगों का कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल। अगर वो कुछ कहते हैं तो लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं, है ना जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कुछ कहते हैं तो लोग उसको भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है, हु सेज व्हाट टू हुम एंड हाउ। कौन व्यक्ति किसको क्या कहता है, कैसे कहता है। जब वो ये कहता है तो वो इसका मतलब है वो मैसेज उस तक जाता है। यहाँ ब्लेम गेम से कुछ होने वाला नहीं है। हम इसके ऊपर ब्लेम करेंगे, वो उस पर ब्लेम करेगा, इससे कुछ निकलेगा नहीं जी। बेहतर ये होगा कि एक सिस्टमेटिक प्लान से समझदार लोग बैठें और बैठ करके कैसे इस टाइप की समस्याओं को हल किया जाता है उस तरीके से एक सिस्टम बनाएं, तब जाकर के ये। डॉक्टर कटपालिया, क्या आपको लगता है कि ये जो अब सब कुछ चल रहा है इसकी नींव जो है बहुत पहले से ही डल गई थी और अब ये उसी सब का जो है नतीजा निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर चाहे इस सबसे पहले हुए घटनाक्रमों की बात कर लें, CAA NRC को लेकर के जो विरोध यहाँ पर हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, उसके बाद में फिर जो हिंसा भड़की दिल्ली के अंदर, उसके बाद में अब ये सारे हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो समुदाय विशेष को लेकर बात होती रही, अब यहाँ पर भी उसी तरह का रंग रूप जो है देने की कोशिशें इन घटनाओं को हो रही हैं? नहीं, कुछ तो कारण है। जाहिर है कि ये सब फ्रस्ट्रेशन किसी समाज के दिल में बैठ जाते हैं कभी कभी, हम उसे शायद ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। अगर हम ये मैसेज को ठीक से हैंडल कर पाते कि किस चीज के पीछे क्या इंटेंशन है, तो शायद ये इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन नहीं बनता। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं बनता तो ये एग्रेशन डिस्टेंस से बाहर नहीं निकलता। तो हमें आज भी जरूरत है कि हम इन सब चीजों के ऊपर एक सकारात्मक सोच के साथ बैठ करके इसके बारे में कुछ काम करें जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छा मैसेज देंगे और अच्छे लोग अच्छा मैसेज देंगे तो इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। और अगर हम इसको ब्लेम गेम पे ही अगर छोड़ देंगे तो ये फिर काउंटर होता चला जाएगा और इसका कुछ नतीजा मुझे नहीं लगता निकलेगा और ये बहुत खतरनाक भी आगे साबित हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ जी। राजेश जी, राजेश जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि कैसे इन घटनाओं को देखा जाना चाहिए? निंदा तो हो रही है और होनी भी चाहिए, इस तरह का किसी को हक नहीं पहुँचता है कि जो रक्षक हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए, लेकिन ये बर्ताव के पीछे के वजह क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त देश नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस नाजुक दौर में जो कोरोना वायरस पर जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विडंबना का विषय है। और इसके पीछे अगर हम इन घटनाओं के पीछे मुख्य जो वजहों के बारे में अगर हम थोड़ा आकलन करने की कोशिश करें तो मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर 3 मुख्य वजह नजर आती है कायनात जी। सबसे मुख्य वजह अभी इस वक्त नजर आती है अफवाह है। जब भी कोई भी अफवाह फैलती है तो उस अफवाह का शिकार लोग हो रहे हैं। दूसरी मुख्य वजह ये हो सकती है मेरी व्यक्तिगत राय में कि असंतोष की भावना, मान लिया कोई भी सुविधा ना दे पाई हो स्थानीय तौर पर प्रशासन या जो भी चीजें हैं, तो उसके चलते असंतोष और आक्रोश के चलते वो इस तरह का कदम उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हों। तीसरा है ये कि जो धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम रोल अदा कर रहा है कायनात जी।
जिस हिसाब से पिछले लंबे समय से देश में जो एक सांप्रदायिकता का जो विषय हो रहा है, चाहे नागरिकता संशोधन को लेकर हो रहा हो, चाहे दूसरे अभी मंदिर मस्जिद का मामला हुआ था, धारा 370 का होता है, इस तरह की कोई जो चीजें जो परिप्रेक्ष्य में चलती हैं राष्ट्रीय तौर पर, तो कायनात जी उसमें भी एक रोल अदा है। और उसमें एक अहम पहलू, एक कॉमन बिंदु आएगा अज्ञानता का। चाहे आक्रोश है, अफवाह है, या धार्मिक उन्माद फैलाने की बात है, असामाजिक तत्वों के शिकार हो रहे हो, तो उसमें अज्ञानता की बात है, आम पब्लिक सोच नहीं पा रही है। मुख्य अब इस वक्त ये है कायनात जी कि जो माहौल बन रहा है वो माहौल बहुत गलत में बन रहा है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तुरंत पुलिस कार्रवाई हो रही है, तो उन पर कानूनी तौर पर एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर इन चीजों के केंद्र बिंदु में अगर हम सुलझाने के लिए बात चलें, तो अब उसमें जो स्थानीय स्तर पर जो हमारा मेल जोल है, भाईचारा, भ्रातृ भावना है, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसमें कहीं न कहीं उस ताने बाने में कहीं न कहीं कमजोरी आ गई है कायनात जी। और जो ये जो चीजें हो रही हैं, जो भीड़ उमड़ती है, जो चीजें होती है, वो उसी ताने बाने को जो कमजोरी राजेश जी, जो आपने कहा कि कमजोरी आ गई है, वही कमजोरी क्यों आई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? क्या समाज खुद उसके लिए जिम्मेदार है, या कुछ जो समुदाय विशेष है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, या वो लोग जो सामने से मुखौटा तो दिखाते हैं कि भला करने के लिए आए हैं, लेकिन पीछे कुछ और ही चेहरा होता है? जी कायनात जी, इसमें एक कहावत है, कुछ तो लोग खोटा कुछ लोहार खोटा। जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हमारे सामाजिक नेता हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, जो भी इस तरह के हैं, हमें लीड कर रहे हैं, उनमें एक किस्म से उनका अपना एक वर्चस्व स्थापित करने की बात होती है, एक वोट बैंक का भी कहीं न कहीं जिक्र होता है, फिर एक असुरक्षा की भी भावना भी होती है। एक अच्छा, ये तो एक धार्मिक तौर पर है कायनात जी, जब आरक्षण का मुद्दा हो तो जातियों में बच जाते हैं लोग। तो ये कहीं न कहीं ये राजनीतिक सामाजिक तत्व जो मिलके करते हैं, जो हमें लीड करते हैं, तो सामाजिक तौर पर नेता हमारे या राजनीतिक तौर पर नेता हमारे, और उसमें खासकर कुछ मीडिया घराने भी शामिल हो गए हैं। ये अफसोस का विषय, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें मैं किसी को नहीं ब्लेम करना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं चूक हर स्तर पर हो रही है। कहना एक कहावत है, कुछ लोग खोटा कुछ लोहार खोटा। सब अपनी जिम्मेवारी संविधान के अनुरूप, मैं शुरुआत से कहता आया हूँ, जब मुद्दा कुछ भी हो, संविधान ही इस देश का सिरमौर है, संविधान ही इस देश का आधार है। संविधान के मुताबिक कोई भी गलत है, कोई भी जाति धर्म वर्ग विशेष कोई भी है, संविधान के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक सबको अपना हक मिलना चाहिए। संविधान के मुताबिक सभी बराबर हैं, और संविधान की परिपालना इस देश में होगी तभी इसका सोल्यूशन होगा। और जो संविधान के खिलाफ जाके बात करता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कोई भी है। और इस वक्त पंजाब में जो घटना घटी है, या बिहार में है, यूपी में है, और जहाँ पर भी कोरोना वॉरियर्स पे जो हमले हुए हैं वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन पर जो जितनी तेजी से कार्रवाई हुई है वो होनी चाहिए। और जब भी कोई भी बात आएगी, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मुद्दे की बात आएगी, कायनात जी, चाहे मीडिया है, चाहे आम आदमी है, चाहे नेता है, चाहे एनजीओज है, चाहे संगठन है, कोई भी है, सबको अपने संविधान की रक्षा, उसकी अटूटता, उसकी एकता और उसकी मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। जी कायनात जी, बिल्कुल, आपने कहा कि संविधान की मर्यादा का पालन जो है वो करना ही पड़ेगा। उल्लंघन हुआ तो जो है वो अच्छी बात नहीं होगी, खामियाजा सभी को, यहाँ पर पूरे समाज को, देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज जो है उल्लंघन हर जगह पर देखा जा रहा है। गाइडलाइंस यहाँ पर कई गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई कि किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके कोई टिप्पणी ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद जैसा आपने खुद कहा कि मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं जो है उसका भी रोल है इस तरह से लोगों को टारगेट करने में या भड़काने में। उसकी तरफ से भी जो चीज़ें, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए कुछ लोगों के खिलाफ या फिर कुछ समुदाय के खिलाफ, उससे भी लगता है कि समाज में जहर घोलने का काम किया गया है, और ये नतीजा जो है कहीं ना कहीं उसी जहर के बाद पैदा हुई असंतोष की भावना का है। बिल्कुल बिल्कुल सही आकलन है आपका कायनात जी। इस वक्त संकीर्ण राजनीति और असामाजिक तत्व, ये दोनों मिलकर ही हमारे समाज में भ्रामना पैदा कर रहे हैं। ये दोनों ही तब लोग अपने जो बेचारे आम नॉर्मल है, जो ज्यादा गहराई तक नहीं समझते, उनको इस तरह से भड़काया जाता है, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, और तब जाकर वो बेचारे कानून को हाथ में ले रहे हैं। मैं उनको बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको हकीकत का पता नहीं है कि आपकी इस हालात का शिकार हो रहे हैं, कौन लोग आपको वो कर रहा है। आप मैं मुख्य नेता जो लोग हैं पार्टियों के, वो आप अप्रत्यक्ष तौर पर आप कोई इशारा छोड़ोगे, और फिर उस नीचे लेवल के जो आपके कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले आदमी है,
वो फिर उसको इंजाम देंगे, तो फिर उसका ये मतलब ये नहीं होता कि आम पब्लिक ने ही कर दिया। इसमें जो अज्ञानता भाव जो भी जो चीजें आती हैं वो तो ठीक है, अपने जगह सही है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत एक लंबा चौड़ा मैं एक कह सकता हूँ एक सुनियोजित षड्यंत्र है इस देश में, जो आम आदमी की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब भी कोई भी माहौल किसी हिसाब से कन्वर्ट करना होता है, हमारे संकीर्ण राजनीतिक लोग है, सामाजिक तत्व उसी को उसी रंग में दे देते हैं। लेकिन इस देश की विडंबना है, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर इतनी साक्षरता, इतनी जागरूकता नहीं आई है जो इन सुनियोजित तरीके से जो चीजें हो रही हैं उनको हम समझ सके आसानी से। आप सोशल मीडिया भी इतना ही आपको पैदा कर रहा है कायनात जी, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वीडियो वायरल होता है तो उसके अंदर सच्चाई क्या, कोई खबर है उसके अंदर सच्चाई क्या है। बड़े बड़े लोग सिर खपा लेते हैं, तब जाकर सच्चाई का पता लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका अंजाम इस देश को भुगतना पड़ता है। इस पर हम सभी को अपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है कायनात जी। बिल्कुल, सकारात्मक भूमिका निभाने की सभी को जरूरत है। आनंद बयानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी सोशल मीडिया का जिक्र यहाँ पर राजेश कश्यप जी ने कहा कि उस पर भी कई ऐसी भ्रामक सूचनाएं होती हैं, अफवाहें होती हैं जो आगे चल कर के जो हैं बहुत बड़ा एक रूप ले लेती हैं और उससे बुरा जो है समाज में एक बुरा मैसेज ही पहुंचता है। लोग एक दूसरे को शक की नजर से या फिर नफरत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। कन्हैया जी, अभी मेरे साथी डॉक्टर साहब भी बोल रहे, कश्यप साहब भी बोल रहे थे, मैं दोनों साथियों की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रस्ट्रेशन की जो बात बताई, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का पिछले दिनों जो देश में रोल रहा आपस में विभाजन का, कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है। और साहब ने जिस प्रकार से संविधान की बात की और केंद्र सरकार बार बार संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, तो फ्रस्ट्रेशन तो बहुत से लोगों के बीच में है, परंतु ये समय फ्रस्ट्रेशन तो करने का नहीं है, आपस में मिलजुल कर इस लड़ाई से लड़ने का है। मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है केंद्र सरकार अगर कोई गलती कर रही है तो उसका खमियाजा हम उन सेवा कर्मचारियों को, उन मेडिकल संस्थाओं को या पुलिस वालों को क्यों दे? गलती तो कोई और कर रहा है और सजा उन लोगों को दे या उन पे पत्थर बरसा दे, तो वो भी अपनी इस जो है कार्य प्रणाली को चेंज करे कि वो अनपढ़ लोग हैं चाहे कम बुद्धि के लोग हैं। मैं उनको तो ये कम बुद्धि का भी कहना कोई गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि इस प्रकार के उन लोगों पे बौछार करना वो गलत है कि वो आपकी सेवा के लिए आए। तो दूसरी बात, कुछ केंद्र सरकार ने, जैसे आज सुबह ही मैं देख रहा था, ये बांद्रा के अंदर भीड़ इकट्ठी हुई तो बीजेपी के कुछ नेता कटाक्ष करने लगे जो प्रैक्टिकल वहां पे सरकार है, और जब सूरत में हो गई तो बीजेपी के नेता चुप। अरे भाई इस वक्त जो है आपस में राजनीतिक कटाक्ष करने का नहीं है, एक दूसरे की बात संभालने होता है। क्या मोदी जी को जिस प्रकार से जो लोग प्रवासी होकर बैठे हैं, क्या उनको अपनी जगह पे नहीं पहुंचाना चाहिए था? लॉकडाउन करने से पहले एक चांस देना चाहिए था, जो अपने स्थान पे जाना चाहे वो अपना चला जाए, उनको इतना मौका अवश्य देना चाहिए था। और आज भी इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ, एक पोर्टल बना दिया जाए, उस पोर्टल के माध्यम से कि आपने जहाँ से कहाँ जाना है अपना उस पोर्टल में डाल दो, उसके बाद में आप किस वेबसाइट अटैच है वो उस पोर्टल में डाल दो। एक तो सरकार के पास पूरा डाटा आ जाएगा कौन कहाँ पे जाना चाहता है, एक सरकार को ये भी पता लग जाएगा इस व्यक्ति के जाने से कौन से वेबसाइट पे असर पड़ेगा, और फिर उनके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आपने पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन की है, जब भी कोई जाने की व्यवस्था बनेगी तो आपके पास डायरेक्ट जो है सरकार का मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा। लेकिन तो सरकार को संतुष्ट करना पड़ेगा लोगों को। मानो अब ये पत्थरबाजी करें तो उनके फ्रस्ट्रेशन का और संतुष्ट को सरकार का काम है करने का। अब परंतु शिकार कौन हो जाता है? शिकार वो समाज से भी लोग हो जाते हैं। तो सरकार का काम ये है कि सबको संतुष्ट करके चले। और आप ये देखें, जब कोई अन्य व्यक्ति काम करता है तो कोई ना कोई जो सत्ताधारी लोग हैं वही कटाक्ष करते हैं। अरे सत्ताधारी लोगों को इस वक्त सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, कम से कम वो अपनी जवान पे काबू रखे। और खास करके मैं मीडिया के विषय में कहूंगा, जैसे अभी मीडिया की बात हुई, मीडिया भी कई चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। ट्रंप ने थैंक यू कहा और वो शायद थैंक यू दिखा रहे, तो क्या है वो दवाई मांग रहे की बात है, भेज दीजिए उस दवाई फैलाए रखा। अरे सहायता नहीं मांगी होगी। तो इन चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने से भी जो है लोगों के दिमाग के एक इरिटेशन पैदा होती है, किसी की व्यक्ति के बारे में बार बार इतनी बढ़ा चढ़ा के आप दिखा रहे हो, जबकि इस लड़ाई के अंदर हर एक उस व्यक्ति का
आम पब्लिक आज सबसे बड़ा है कि इस लड़ाई में लड़ने के लिए मीडिया का बहुत बढ़िया है, इस लड़ाई को लड़ने में कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस कर्मचारी अपनी, अरे सेवाएं तो लोग दे रहे हैं। आप अगर एक ही आदमी की बड़ाई करोगे तो नेचुरली लोगों के दिमाग में एक इरिटेशन पैदा होगी और वही इरिटेशन का नतीजा ये सामने आ रहा है। एक बात कायना जी मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ स्कूल वालों ने या कुछ पीजी वालों ने जो है अभी से अभिभावक पे दबाव बनाना चालू कर दिया। अरे लॉकडाउन के अंदर कोई चीज लो की हो गई और उस सुविधा के लिए आप अभिभावकों पर दबाव जो बता रहे हो ये अभी अभी आएगा, इसके बाद ही लोग आपको तो कुछ। लेकिन बयानी जी सरकार ने उसके लिए कहा तो है कि ऐसे तमाम स्कूलों को जो है वो जारी कर दिए गए हैं आदेश के किसी भी अभिभावक पर जो है प्रेशर ना बनाया जाए और फीस वसूली के लिए ना कहा जाए। या 3 महीने की एक और ना लेके 1 महीने पीजी पे तो किया, पीजी अपने घर आ गए। अगर आज वही बेचारे सड़कों पे होते जैसे प्रवासी मजदूर है, अगर आगे आप पीजी वालों के फोन आ रहे हैं पैसे दो नहीं तो संभाल ले जाओ, लॉकडाउन में वो कैसे संभाल ले जाएगा। सरकार को इन सभी चीजों पर, चाहे वो पीजी है, धर्मशाला है, चाहे होटल है, चाहे स्कूल है, सभी को ये बता देना चाहिए कि लॉकडाउन के समय का कोई भी वसूली नहीं होगी। अगर आपने वसूली की है तो वो वसूली आपको वापस लौटानी होगी। सरकार को हर तरह के निर्देश पकड़ने चाहिए। अब जैसे छूटे देने की बात है, आप एक बताइए, कुछ लोगों को छूट दे दी, कुछ तो नहीं दी। जो व्यक्ति अपने हाथ से काम करके रोज कमाता है, रोज घर चलाता है, तो उन सभी व्यक्तियों को वो छूटें मिलनी चाहिए, कि वो धोबी है, कि वो नाई है, कि आपके जोते कूटने वाले, हर व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए। और बिल्कुल, यहाँ पर अनिश्चितताएं कई हैं और लोगों को कई चीजों को लेकर डर भी सता रहा है और ये डर जो है वही कहीं ना कहीं कुंठा का रूप जो है ले रहा है। इस तरीके से लोगों का गुस्सा भी निकल के सामने आ रहा है। डॉक्टर कठपालिया जी, आपसे हम अगर पूछना चाहें, इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देखेंगे? भावनात्मक रूप से इन चीजों को देखना चाहिए या फिर बदले की भावना से किया गया काम समझना चाहिए, या फिर ये समझना चाहिए कि मनोस्थिति जो है इस प्रकार की नहीं थी, खराब थी, कुंठित थे, इसी वजह से इस तरह का काम जो है किया, या फिर अज्ञानता थी, इस वजह से ऐसी घटना को अंजाम दिया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लास्ट की बात आपने जो कही है कि अज्ञानता इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है जी। अज्ञानता के अलावा हम लोग सुनने के लिए किसी को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपका जो ये प्रोग्राम है इसे मैं देख रहा हूँ जिससे लिखा आ रहा है सार्थक संवाद जी। सार्थक संवाद की कमी सबसे बड़ी चीज है कि हम एक रेपो नहीं बना पा रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। क्योंकि हम अपनी बात को सिर्फ थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, दूसरी पार्टी को हम सुनना नहीं चाह रहे हैं जी। अब ये समय है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, इसकी गंभीरता को कुछ अनपढ़ लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। हमें उनका ये भी समझना चाहिए कि इनकी अज्ञानता है। अज्ञानता के अलावा जो लोग समझ पा रहे हैं, जो इस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, किसी भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, वो आकर के एक अच्छे रोल मॉडल का रोल प्ले करें और सार्थक संवाद बनाने में मदद करें। अगर वो लोग कुछ कहेंगे, सार्थक बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। अदरवाइज हम एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगाते रहेंगे और आरोपों से कुछ नहीं होगा, स्थिति और गंभीर होती चली जाएगी, रिजल्ट नकारात्मक ही आएंगे। राजेश जी, सार्थक संवाद की कमी यहाँ पर कहा डॉक्टर कठपालिया ने कि सार्थक संवाद जो है वो नहीं हो पा रहा है। कमी किस तरफ से रह रही है और ये जो एक अनिश्चितता का भाव है ये कहाँ से आया है? कायना जी, बिल्कुल सही है। और सार्थक संवाद जब तक नहीं होता तब तक आपका जो सार्थक रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं आता है। और जब असुरक्षा की भावना कहते हैं या डर की भावना कहते हैं, जो आजकल देखने में आ रहा है, उसमें वही चीजें आती हैं सामने कि हमें जो ऊपर से या हमारे लीडर्स जो दे रहे हैं चीजें, जो मीडिया में परोस रहा है, जो चीजें हम अंदरूनी तौर पर हमारे अंदर जहर भर गया है,
आपस की जो एक मेल जोल की भ्रातृ भावना वो होती थी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो ये जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की जो बात होती थी पहले कभी, तो वो चीजें टूट गई हैं, विश्वास आपस का टूट गया। और खासकर अपने आप को सर्वे सर्वा बनाने के लिए जो जिस हिसाब से सामाजिक असामाजिक तत्व हावी हुए हैं, जिस हिसाब से संकीर्ण राजनीति लोग हावी हुए हैं, जिस तरह से धार्मिक उन्माद हो गए हैं, जिस तरह हमारे धार्मिक संगठन चलते हैं, तो किसी भी समुदाय के हैं, वो जिस हिसाब से वो अपनी चीजें रखते हैं, वो आम लोगों के अंदर कुछ इस तरह का वो एक किस्म से छाप छोड़ रहे हैं जो दूसरे में एक शंका पैदा करते हैं। वो उसको दूसरे को प्रतिद्वंदी नजर आता है, उसमें प्रोग्रेस देखते हैं, फिर उसमें जातिगत तौर पर भी धार्मिक तौर पर भी कौन कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अगर किसी ने एक दूसरे पे अगर कोई कुछ हमला बोल दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो उसको इज्जत के नाक के साथ सवाल के साथ जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद उनको जवाब देने के लिए फिर और तीव्र प्रतिक्रिया होती है। इस तरह का यह माहौल जो चला हुआ है कायनात जी, इसी माहौल ने ही पूरे देश का माहौल खराब करके रखा हुआ है और इसी ने डर पैदा कर रखा है। जब भी हम इकट्ठा होते हैं तो दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर हम एक धार्मिक की सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो फिर कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करने लग गया है। क्योंकि अगर आपके जो कोई भी बिरादरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कोई भी है, हर कोई अपना सम्मान चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारी तरक्की हो, प्रोग्रेस हो। जब उनको ये लगता है कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमें जानबूझकर हमारे साथ मतलब भेदभाव बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे ही लोग होते हैं वो हमें समझाते हैं कि आपका किस हिसाब से शोषण हो रहा है, किस हिसाब से आपके पास साथ भेदभाव हो रहा है, कैसे आपको शोषित किया जा रहा है। जब इस तरह की सारी भावनाएं हमारे अंदर भर दी जाती हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सर हम एक जो मानवबम होता है ना, ऐसे मानवबम फिर बन जाते हैं, और फिर हम हर हद को पार करने के लिए उतावले रहते हैं। हमें कोई अफसोस नहीं होता है कि हम संविधान की कहाँ उल्लंघन ना कर रहे हैं, कहाँ कानून को तोड़ रहे हैं, कहाँ अनैतिक काम कर रहे हैं, कहाँ क्या कुछ, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हैं। हमें हर तरीके से अंधा बनाया जा रहा है, और जब तक पब्लिक में जागरूकता नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तब तक ये लोग हमें शोषण का शिकार बनाते रहेंगे, हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। जब तक हम अपनी भावनाओं को उनके सामने परोसते हैं और हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम समझ नहीं रखते हैं, तो हम आसानी से उनका शिकार होंगे। कायनात जी, बड़ा अफसोस का विषय है, जब भी होता है तो आज देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कोई वर्ग विशेष के नाम पे, कोई हिंदी भाषा के नाम पर जो कहते थे ना कि भी एक डाल के सुमन सभी हम, एक फूल एक माला के मोती, बिखर सूख ना जाए फूल कहीं बिखर ना पाए मोती, इस तरह के बहुत अच्छी अच्छी लाइनें कवियों ने गढ़ी थी। तो उसी दौर को आज दोहराने की जरूरत है, उसी दौर को याद करने की जरूरत है कि इस देश में सभी बराबर हैं, धार्मिक तौर पर भी, जातिगत तौर पर भी। सबसे पहले हमारा देश है, देश पर क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा संकट है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो इन बातों को छोड़ करके अगर हम सभी अपने स्तर पर, मीडिया भी उसमें आ गया है, फिर उसमें धार्मिक संगठन भी आ गए हैं, उसमें राजनेता भी आ गए हैं, उसमें समाजसेवी भी आ गए हैं, अगर वो सार्थक अपनी भूमिका अदा करें तो सार्थक भूमिका अदा, और सार्थक का जब शब्द आता है वो आदर्श, जब आदर्शवादिता की बात करते हैं तो सभी को पता है आदर्श चीजें क्या है, एक आदर्श नेता क्या होता है, एक आदर्श समाजसेवी क्या होता है, एक आदर्श मीडिया घराना क्या होता है। तो उस पर अगर हम सब ईमानदारी से कोशिश करेंगे तब बात होगी। लेकिन ये बातें हम आसानी से कह तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी जद्दोजहद की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी हमें पूरी निष्ठा के साथ, समर्पित भावना के साथ अपने देश को एक मान के और उसकी एकता, अखंडता, अस्मिता को समझ करके अगर हम अपना योगदान देंगे तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। कायनात जी जी, डॉक्टर कठपालिया, जैसे ये मानव का स्वभाव रहा है कि जब उस पर हमला होता है या उसको कुछ बुरा भला कहा जाता है तो उसकी भी ये प्रवृत्ति है कि वो पलट करके उसी तरीके से जवाब देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत संयम बरतते हैं या उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। अधिकतर लोग जो हैं जिस तरीके का सामने से उसको सुनने को मिलता है या उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसी तरीका का व्यवहार जो है वो सामने वाले के साथ करते हैं। डॉक्टर्स के साथ पहले भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं अस्पतालों में भी हुई है, तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। तो यहाँ पर लोगों के अंदर क्या यहाँ वही देखना चाहिए कि वही भाव है कि हमारे साथ न जाने अस्पताल ले जा करके क्या किया जाए, किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, और ये जो आइसोलेशन की बात हो रही है ये किस तरीके का रहेगा, ये डर भी कहीं ये सब करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा? बिल्कुल बिल्कुल, डर तो है ही है। अब वो डर किस फॉर्म में है
ये तो जब तक के सार्थक संवाद नहीं बनेगा तब तक हम पता नहीं कर सकते। हमें जो है इन लोगों को वेंट आउट करने का मौका देना चाहिए, हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि वो खुल करके सामने आए कि उनके मन में क्या भय चल रहा है। जब वो अपने मन के भय को व्यक्त करेंगे, असल में उनको क्या मैसेज कहाँ से मिला है अभी तो हमें यही पता नहीं है। हम तो सिर्फ आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वहां से ये मैसेज आया, यहाँ से ये मैसेज आया, मिला करके सब कुछ नॉइज बन गई है, एक शोर बन गया है। तो शोर में से हम कैसे निकालें लोगों को? पहले तो हम जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो आपस में बैठ करके एक दूसरे को समझें और उन्हें हम मौका दें कि वो अपने मन की बात कहें, उन्हें ब्लेम नहीं करें। मैं टीवी चैनल्स पे सुबह शाम देख रहा हूँ कि दो व्यक्ति, एक कम्युनिटी के दो व्यक्ति दूसरे कम्युनिटी के आते हैं और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, वो इनको और ये इनको कहना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ। कभी भी वहां पे एक सार्थक संवाद नहीं होता कि बैठ करके कुछ भैया करो ताकि ये सब चीजें रिपीट ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक के लोगों के मन की बात को बाहर आने का मौका आप नहीं दो, क्या वो व्यक्ति हो या वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। बिल्कुल डॉक्टर कटपालिया, इसीलिए आप एक मनोचिकित्सक हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या मनोस्थिति यहाँ पर लोगों की रहती होगी और बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये वायरस की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक नए तरीके का वायरस है, नए तरीके की ये महामारी जो है वो सामने आई है। देश ही नहीं पूरी दुनिया यहाँ पर इस वक्त जो है इसका सामना कर रही है और घुटनों पर ला दिया है पूरी दुनिया को इस महामारी ने। ऐसे में लोगों के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि अगर उनको सस्पेक्ट के तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है तो उनके साथ बाद में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे उनको रखा जाएगा और आने के बाद में उनके साथ जो है लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे। शायद इसीलिए वो अब जनरल कैटेगरी से निकलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो है हर व्यक्ति के दिमाग में आ रही है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात मैं नहीं कह रहा, दूसरे लोगों की भी बात कह रहा हूँ कि आगे आने वाला टाइम क्या होगा उसको लेकर के हम सभी लोग बहुत इनसिक्योर हैं। वो इनसिक्योरिटी की वजह से ये डिविएंट बिहेवियर बाहर निकल करके आ रहा है। बार बार हम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, रेस्टलेस हो गए हैं और जो अनाप शनाप हो रहा है वो सब हम करते चले जा रहे हैं। आज जरूरत है लोगों को समझने की, एक सार्थक संवाद बनाने की और स्ट्रीमलाइन करने की, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन, साइकोलॉजिकली हमें सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और एक टॉलरेंस पैदा करने की जरूरत है हमें। एक होती है आपकी फिजिकल इम्यूनिटी, दूसरी होती है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। अब जब साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी हमारे अंदर होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की अगर हमारे अंदर हिम्मत होगी तो बात कुछ भी होगी, हम सुन सकेंगे तो अपनी बात को सार्थक तरीके से कह भी सकेंगे। जी आनंद बयानी जी, जैसा अभी डॉक्टर कटपालिया ने कहा कि यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के संयम बरतने की बेहद ज़रूरत है, टॉलरेंस बढ़ाए जाने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो रहे हैं और आगे भी काम ज़रूर कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आप कैसे देखते हैं क्या किया जा सकता है इसके लिए कि लोग जो है इस तरीके का व्यवहार जो कर रहे हैं वो ना करें और सहयोग जो है वो करते चलें? डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है। मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक होने के नाते अच्छी तरह समझ पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सार्थक संवाद है उसमें एक बात कहना चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम इस नारे को दोबारा दिमाग में जागृत करने जा सकता है। जब तक इस नारे को हम दोबारा दिमाग में जागृत नहीं करेंगे और जो कटा टीवी चैनलों का इन दिनों में जो रोल रहा है, एक समुदाय के प्रति उसको टारगेट करके चलना, आपस में जो कहेंगे समुदाय को पूरा टारगेट करके चलना, इस प्रकार के टीवी चैनलों को भी अपना व्यवहार चेंज करना चाहिए। और जो हमारा हिंदुस्तान था भी आपस में सब भाई वाला, उसी हिंदुस्तान को कायम करने के लिए टीवी चैनलों को, हमारे राजनीतिक नेताओं को, हर व्यक्ति को वो प्रयास करने चाहिए। आपके चैनल से एक बात मैं वो कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सारे दिन कोरोना विवाह के ऊपर ही बोले जा रहे हैं, इसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि उसी पे कोरोना की रिपोर्टिंग आई जाए, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव विचार है। ये कोरोना पॉजिटिव विचार तो है नहीं, सारे दिन एक नेगेटिव बात अगर दिमाग में लाएंगे, खांसी खुद भी आती है, एक दिमाग में संग जाती है, खुद को आती है,
तो एक बात में शंकाएं जाती है। तो ठीक है, अगर पर्टिकुलर टाइम काली कोरोना की रिपोर्ट दिखाए, उसके अलावा देश के और भी बड़े मुद्दे हैं, देश की और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना है। आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार से देश पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी दृष्टि से जिस प्रकार देश पिछड़ता जा रहा है, इन सब मुद्दों पर भी टीवी चैनल को चर्चा करके इसको हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे देश को बचाएंगे, कैसे आर्थिक स्थिति को कायम रखेंगे, बेरोजगारी तक करेंगे, इस प्रकार सारी बातों को टीवी चैनलों को अलग अलग भागों में दिखाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन का हम बहुत अच्छा उपयोग भी करते हैं, और खास करके मैं जिला प्रशासन के विषय में कहना चाहूंगा। मान लो सड़कें खाली है, तीर्थयात्रा खाली है, बेसहारा पशु जो है उन्हें अपनी जगह पहुंचाए, जो कोई पैच वर्क हो तो उनको करे, तो दरिया है, कोई पानी की लाइन, बिजली की लाइन डालनी थी, पूरे प्रदेश में कोई चेंज होने लाइन डालनी बिजली, उन्हें अभी कर ले कि बाद में गर्मियों में जब करेंगे तो लोगों को और उनको गुस्सा आएगा। तो उनको सभी या कोई सर्वे चालू होनी है तो गवर्नमेंट अमले को सर्वे लगा दे, क्योंकि खाली बैठा दिमाग शैतान का घर होता है। कहीं ना कहीं लोगों को भी काम मिलेगा, को भी काम मिलेगा, और आपके सामने बनने को आप भी। इस प्रकार से थोड़ा सा अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा, हमारे पॉजिटिव विचार बनाने पड़ेंगे। जैसे आप दुकानदारों को घर में खा दिया, दुकानदार को आप दुकान के अंदर गुजर बात का अंदर से चाला दो, तो आप अपना कर लो, जो क्लोजिंग वाली तैयारी है वो क्या, अगर घर में बैठे रहेंगे आप बनेंगे, इस पर नेगेटिव चार्जेस बने। डॉक्टर बयानी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इन पर कैसे लगाम जो है लगाई जा सकती है? क्या लगता है, क्या मानते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आके अपनी भूमिका जो है निभा सकता है? कि निदारों को आगे आना चाहिए, सरकारों का रोल जो है वो किस तरीके का रहना चाहिए? अभी सरकार से देश की जनता ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया है, कि वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति, कहीं से कोई विधायक बना, कहीं से कोई एमपी बना, सबसे पहला रोल उनका बनता है कि वो जनता को सबको एक निगाह से समझे कि अगर नेतृत्व किसी को दिया है, उसकी सेकंड रोल जो है उनको भी इस भूमिका को निभाना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं आज पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब नदी मान के चलना, सामाजिक संस्थाओं ने ही इस देश को अब सिद्ध माथे पे उठा रखा है। घर का रोटी पहुंचाना या घर का दाने पहुंचाना, घर का राशन पहुंचाना, ये सामाजिक संस्थाएं पहुंचा रही है। सरकार केवल दान कर रही है, कहीं की भी सरकार, मैं ये नहीं कहता कि कहीं किसी पार्टी की सरकार है। इस समय मैंने देखा जिला प्रशासन और सरकारें केवल अपना नाम और वो कर रही है, और हो सकता है वो खाते वहां से पूरे हो, और जबकि पूरी सामाजिक संस्थाएं, पूरी धार्मिक संस्थाएं, पूरे लोग जो है दिल से लगे हुए हैं हर व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए। वो उस सहायता को जिला प्रशासन है कि प्रदेश की सरकारें हैं, उसे खाली अपना करेज मान दिए और अपने नंबर बनाना चाहती हैं, तो वो प्राकृतिक। बिल्कुल, अगर नेतृत्व यहाँ पर मिला है प्रदेश की जनता का, तो इस वक्त में सरकारें ऐसी भूमिका में आ जाती हैं कि वो एक माँ समान होती हैं, और माँ के लिए उसके सभी बच्चे जो हैं वो समान होते हैं। चाहे वो बच्चा कोई उसका शरारती हो या फिर शरीफ हो, वो उसे एक ही नजर से देखेगी। बयानी जी, जल्दी से मैं चाहूंगी कि अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें कि कैसे इस सब पर रोक लगा सकते हैं। प्रदेश की और देश की जनता से एक अनुरोध करता हूं कि कहीं अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सरकार के प्रति कोई रोष है या किसी व्यक्ति के प्रति रोष है, ये समय रोष दिखाने का नहीं है, संयम बरतने का है। और सरकार के लोगों से, जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आपस में कटाक्ष करने के बजाय संयम रखे। राजनीति लड़ाइयां हम आगे बहुत लड़ सकते हैं, इस समय संयम रख के सभी फासले। जी कटपालिया जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, कैसे रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल ब्रीफ में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तो एक दूसरे को सुनना चाहिए, जिससे हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। जी, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, उसमें क्या है, पर आपको मुझे सुनने में क्या एतराज है? जी, हमें एक दूसरे को सुनना है। पहले तो जो हमारे लीडर्स हैं वो एक दूसरे को सुने, और फिर कुछ एक सार्थक सोच के साथ एक प्रोग्राम बनाए, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। अगर हमारे रोल मॉडल्स, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, या कोई फिल्म स्टार हैं, उनके थ्रू अगर हम कोई सार्थक संवाद बना सकते हैं, अपने मैसेज को दें, चाहे वो हमारे धार्मिक नेता हैं, अगर वो सार्थक संवाद बनाएंगे तो लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, और मैं सोचता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम से
निकल जाए। बिल्कुल। कश्यप जी, जल्दी से अपनी कायनात- प्रतिक्रिया दे दीजिए जी। जी कायनात जी, इस वक्त अगर समाधान के तौर पे देखा जाए तो एक तो धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि धर्मगुरुओं के बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। एक राजनीतिक लोग अपना जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सबको एक बराबर समान समझते हुए उनका आह्वान करना चाहिए, उनको उनसे अपील करनी चाहिए सभी से, और राजनीतिक विद्वेष भावना और उन प्रतिस्पर्धा छोड़ देनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो मीडिया है उसको ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी जो ईमानदारी निष्ठा उसके प्रति उसको काम करना चाहिए। अब चौथी चीज ये है कि जो आम आदमी है, जनता है, तो उसको किसी भी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा साथी हैं एक दूसरे को ये कन्वे करना चाहिए भी ये इस वक्त में, इस दौर में जो गलत चला रहे हैं उस पर सावधानी जरूरी है। फिर साथ में एक ये जो जिला स्तर पर जो प्रशासनिक स्तर पर होती है, अगर कोई शिकायत मिलती है कोई भी किसी स्तर पर भी धार्मिक रूप से जातिगत रूप से, तो उस पर ईमानदारी से उनको पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो दोषी उनको किसी में भी भेदभाव या जाना चाहिए। पक्षपात जैसी कार्रवाई जो है नहीं होनी चाहिए, नहीं भावना होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर ये लोग अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेंगे तो कौन सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा। भावनाओं में बहकर कुछ लोग पत्थर तो जरूर उठा सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते, और उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह उन लोगों का अपमान करें जो जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही सलमान खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपील, सलाह और चेतावनी दी है। तो चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको सलमान खान के संदेश के साथ। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ, किस ओर भाग रहे हो, जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो। अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए।